यूपी में हिंसा के 337 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बात सहारनपुर की करें तो यहां 83, हाथरस में 52, मुरादाबाद में 40 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अंबेडकर नगर में 41, फिरोजाबाद में 18 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अलीगढ़ में 6 और जालौन में 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। पिछले जुमे की नमाज के बाद जहां हिंसाग्रस्त इलाकों में ये गिरफ्तारियां की गई हैं और यूपी की इस हिंसा में अभी तक 337 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज से हुई हैं, जहां 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में 83, हाथरस में 52, मुरादाबाद में 40 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अंबेडकर नगर में 41, फिरोजाबाद में 18 को गिरफ्तार किया गया है और अलीगढ़ में 6, जालौन में 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये संख्या यहीं तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि काफी लोग इस हिंसा में शामिल थे और उन सभी को चिन्हित कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। वहीं हिंसा और उसमें जुड़े आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है लगातार। इससे जुड़ी आज 4 बड़ी खबरें हैं, ये आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर है कि कानपुर हिंसा मामले के आरोपियों के खिलाफ आज भी कानपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें 3 दिन में 8 उपद्रवियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। वहीं 30 लोग प्राधिकरण की तरफ से चिन्हित किए गए हैं। दूसरी खबर आप देखिए, प्रयागराज हिंसा के आरोपियों के खिलाफ अटाला इलाके में आज भी कार्रवाई होगी। अटाला में हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। 12 जून को जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला था। वहीं आज अन्य आरोपियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, जहां यूपी में बुलडोजर एक्शन का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर आज सुनवाई हो सकती है, जिससे ये साफ होगा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हो सकती है या नहीं, क्योंकि कल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका खारिज हो गई थी। और चौथी बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत की बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग है, जिसमें जमीयत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग रखेगा। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं इससे जुड़ी हुई। तो ये आज बड़ी हलचल और इन पूरे हिंसा के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये खबरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आप सीधा रुख हमारे संवाददाताओं का कर लेते हैं। रतीश त्रिवेदी संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद मोइन है हमारे साथ प्रयागराज से, अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे देते हैं और इन सभी से एक एक कर हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होगी। बुलडोजर पर रोक लगाने की इस अर्जी में मांग की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये अर्जी लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ तो सुनवाई इस पर होगी। आज एक सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होने जा रही है। यहां मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को तोड़ने का मामला शामिल है। हिंसा के बाद लगातार बुलडोजर चल रहा है। 11 जून को कानपुर में हयात के करीबी की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था। वहीं सहारनपुर में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला था। 12 जून को प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद पंप का घर ध्वस्त हुआ था और इनसे जुड़ी हुई ये जो ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया है, इसके खिलाफ कोर्ट में अब अपील की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाताओं से ही ले लेते हैं। सीधा एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रतीश, मोहम्मद मोइन और हमारे साथ अविनाश तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद मोइन आपका रुख करेंगे। मोइन, बताएं कि किस तरह से आज सुनवाई होगी, क्या कुछ अहम इसमें रहने वाला है और क्या इस याचिका में शामिल किया गया है? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें जो सरकारी अमला है वो लगातार एक्शन में है। लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 92 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इसके साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो नामजद किए गए थे, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है या फिर वीडियो फुटेज या तस्वीरों के जरिए उनकी पहचान की गई है, उन लोगों के तस्वीर लगाए जाने का, यानी
पोस्टर चिपकाए जाने का, सार्वजनिक किए जाने की उनकी तस्वीर, उस पर भी विचार चल रहा है। अभी सिर्फ विचार चल रहा है, अभी तय नहीं किया गया है कि उनके पोस्टर लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे। जो आप याचिका की बात कर रही थी, तो वो जो ध्वस्तीकरण हुआ था, जो मास्टरमाइंड था जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, जिसके घर को गिराया गया था, तो उसके परिवार के लोग जो है वो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में दखल देने की गुहार लगा सकते हैं, एक याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन वकीलों की तरफ से जो एक पत्र भेजा गया था चीफ जस्टिस को, उस पत्र पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो आप प्रॉपर तरीके से रिट फाइल करिए, औपचारिक तरीके से याचिका दाखिल करिए। चूंकि गर्मियों की छुट्टी चल रही है कोर्ट में, पूरे जून महीने छुट्टी रहेगी, इसलिए आप अर्जेंसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट उस पर विचार करेगा कि यह अर्जेंट मामला है, इस पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं सुनवाई की जानी चाहिए। तो लगातार जो है जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है और इस वक्त हम उसी अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई थी। आप देखिए अभी भी यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तभी उनको इस इलाके में जाने दिया जाता है। और बुलडोजर का खौफ इतना ज्यादा है जब से जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला है कि ये आसपास की दुकानें, ज्यादातर दुकानें जो है वो खाली की जा चुकी हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि कभी भी बुलडोजर यहाँ पर आ सकता है और ये जो निर्माण है इन्हें तोड़ा जा सकता है, इससे उनके सामान का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल डर है और वो डर दिख रहा है, जिस तरह से मोइन आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हाईकोर्ट में तो मामले को आगे बढ़ाया ही गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। अविनाश तिवारी दिल्ली से संवाददाता है। अविनाश बताएं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है, क्या इस मामले में होगा, कब सुनवाई होनी है, किनकी तरफ से लगाया गया है ये मामला? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद ने ये याचिका लगाई जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है वो एक धर्म विशेष के खिलाफ हो रही है और ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत संज्ञान लें और इन तमाम सारी कार्रवाई पर रोक लगाए। ऐसी याचिका जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से लगाई गई है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में अभी समर वैकेशन चल रहा है, जून के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से खुलेगा, तब हो सकता है कि जमीयत उलेमा हिंद के जो वकील हैं वो इसको अर्जेंट हियरिंग के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग करें। क्योंकि याचिका जब भी सुप्रीम कोर्ट में डलती है तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये देखते हैं कि याचिका कितनी जल्दी सुनवाई के योग्य है और उसके हिसाब से फिर तारीख मिलती है। कभी कभी वकील अपनी अर्जेंट हियरिंग लगाते हैं जिसके बाद चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि सुनवाई की योग्य है और उसके बाद फिर तारीख देते हैं। तो लिहाजा कम से कम जून के आखिरी हफ्ते तक जमीयत उलेमा हिंद को इंतजार करना होगा इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, क्योंकि जिस तरीके से याचिका अभी डाली गई है उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है, तो लिहाजा अभी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होने वाली है। इस तरीके की एक याचिका जमीयत उलेमा हिंद पहले भी डाल चुकी है। जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी तो उस वक्त भी उसने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे स्थानों का जिक्र किया था जहां पे बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया था। अब कल एक नई याचिका डाली गई है जिसमें अगर बात करें तो इलाहाबाद की घटना का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कानपुर की घटना का भी जिक्र किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत मंशा बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या कुछ सुनवाई करता है और कब तारीख देता है, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद को अपनी तमाम सही दलीलें रखनी होंगी। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि इस मामले पर क्या कोर्ट से यहाँ कोई राहत मिल पाती है जिन लोगों ने याचिका लगाई है या नहीं। और कानपुर का भी रुख कर लेते हैं, रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रतीश, बताएं कानपुर में किस तरह की स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की जानी है? बिल्कुल, देखिए कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, उसमें तमाम लोगों को चिन्हित किया गया था। 40 लोग जो चिन्हित नहीं किए गए थे उनके पोस्टर्स भी जारी किए गए थे और उनमें से भी तमाम लोगों को पकड़ा गया था। 4 FIR हुई थी और 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई कानपुर विकास प्राधिकरण पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के धड़ाधड़ कर रहा है। पहले दिन देखा हमने बुलडोजर चला, मोहम्मद इश्तियाक जिसके हयात से रिश्ते, हयात जफर हाशमी यानी मास्टरमाइंड से रिश्ते बताए गए, उसके यहाँ बुलडोजर चला। और रियाज अहमद जिसका बिठूर के बैकुंठपुर में पेट्रोल पंप निर्माणाधीन था, वहाँ पर भी बुलडोजर चला था। उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर रहे हैं और 3 बिल्डिंग 2 दिन में 3 और 3 6 बिल्डिंग्स पर सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। कल अनवरगंज की फूल वाली गली में 2 बिल्डिंग्स को सील किया गया, एक स्वरूपनगर में बिल्डिंग सील की गई और इसके पहले नई सड़क में ही विश्वनाथ खत्री के हाथे में बिल्डिंग को सील किया गया, फिर चमनगंज में किया गया और मोहम्मद वसी की बिल्डिंग जाजमऊ चकेरी में है, वहाँ पर उसको सीलिंग को कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये सभी नाम कहीं ना कहीं जाँच और पड़ताल में, पुलिस की SIT की जाँच पड़ताल में अभी तक हयात से और कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड और आरोपियों से मिलते जुलते हैं। मोहम्मद वसी के बारे में तो पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हयात जफर हाशमी का वो फंडिंग करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उस पर और ज़्यादा नकेल कशी जाएगी। बिल्डर है और काफ़ी विवादित बिल्डर है मोहम्मद वसी, जिसकी और भी कई सारे निर्माणाधीन इमारतें हैं जहां पर
या तो बुलडोजर चल सकता है और या फिर केडीए सीलिंग की कार्रवाई करेगी। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि केडीए ने 31 ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया है। कानपुर के 12 इलाके में चमनगंज, बेगमगंज, जाजमऊ, चकेरी, ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर चिन्हित किया गया है और आज भी इस कार्रवाई को कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, पीएसी, आरएएफ, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जारी रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी ये कार्रवाई होगी। और रतीश, आप तीनों हमारे संवाददाता इसी तरह जुड़े रहिएगा और आपके पास फिर से लौटेंगे। और कानपुर हिंसा के बाद जहां जांच कर रही एटीएस के रडार पर 22 सफेद पोश भी हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। अफसरों ने गहन छानबीन के बाद ये सूची तैयार की है जिसमें 22 सफेद पोश अब उनके रडार पर हैं। सूची में लखनऊ की एक महिला का नाम भी शामिल है। हयात जफर हाशमी के साथ गिरफ्तार जावेद की भी लखनऊ कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। तो यहां अब इन कनेक्शंस को खंगाले जाने के बाद ये जानकारी है कि एटीएस के रडार पर 22 सफेद पोश भी हैं और अफसरों के गहन छानबीन के बाद उनकी सूची को तैयार किया गया है और सूची में लखनऊ की एक महिला का नाम भी शामिल है। ज्यादा जानकारी रतीश हमारे संवाददाता कानपुर से ही जुड़े हैं, उनसे ले लेते हैं। कानपुर से ये बताएं कि आखिर ये जो एक पूरी जांच चल रही है इसमें किस तरह के सफेद पोश शामिल हैं, क्या उनकी भूमिका है और क्या इन पर अभी तक जांच में आगे बढ़ पाई है टीम? बिल्कुल, देखिए कानपुर हिंसा मामले में लगातार ये सामने आ रहा है कि बिल्डर्स हों, सफ़ेद पोश हों, लगातार हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को वो फंडिंग कर रहे थे और सपोर्ट दे रहे थे, बैक चैनल सपोर्ट दिया जा रहा था। और इसी के तहत एटीएस जो जांच कर रही है, एसआईटी 4 इस मामले में जांच कर रही हैं। उनकी अगर कॉन्क्रीट बात को निकाल के देखा जाए तो 22 लोगों के नाम आए हैं जो ऐसे सफ़ेद पोश हैं जिन्होंने इस हिंसा में मदद की। कहीं ना कहीं एटीएस की जांच में ये निकल करके सामने आया है और फूंक कर ये कहा जाए कि जांच एजेंसियां फूंक कर कदम रख रही हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं कड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने के बाद माहौल गड़बड़ा जाए। इसलिए लगातार एटीएस हो चाहे एसआईटी हो जांचें कर रही हैं और ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन पर विश्वास नहीं होता। तमाम फंडिंग्स करने वाले लोगों के नाम निकल करके सामने आए हैं। शहर के ऐसे प्रमुख सफ़ेद पोश हैं, बिल्डर्स हैं जो लगातार फंडिंग कर रहे थे और शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कई नाम हम फिर से बता दें, मोहम्मद वसी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में पुलिस ने पुख्ता तौर पर यह इस्टेब्लिश कर दिया है कि मोहम्मद वसी एक बिल्डर है जो हयात जफर हाशमी को फंडिंग कर रहा था और मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा न सिर्फ सहयोग किया जा रहा था। टीम आगे बढ़कर कार्रवाई कितनी जल्दी करती है इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम, ये बड़ी जानकारी। अब पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। विजिलेंस ने पूर्व एमएलसी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। 5 करोड़ रुपए खर्च का नहीं दे सके हैं ये हिसाब किताब। और ज्यादा जानकारी अनुभव शुक्ला देंगे। अनुभव, ये पूरा मामला समझाएं पहले। देखिए, ये बीएसपी के एमएलसी हैं हाजी इकबाल और ये पहले से ही मुश्किलों में गिरे थे, लेकिन अब इनकी मुश्किल और बढ़ गई है क्योंकि पहले से इनकी आय की संपत्ति को लेकर, इनकम को लेकर और जो एसेट्स हैं उसको लेकर जांच चल रही थी। अब विजिलेंस ने एक नया मामला दर्ज कर लिया है और वो मामला ये है कि 5 करोड़ रुपए का ये कहीं पर भी उसको बता नहीं पाया कि कहाँ से ये पैसा आया और क्या आधार था इस पैसे का। उसको लेकर विजिलेंस ने पूरा मामला दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। और अब विजिलेंस ने जो मुकदमा हालांकि दर्ज किया वो मेरठ में दर्ज किया है, लेकिन पूरे मामले की जांच विजिलेंस करेगी और जाहिर सी बात है एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ेगी तो हर चीज का सवाल उनसे होगा आखिर ये पैसा कहाँ से आया, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं मुश्किल और बढ़ेगी पूरे मिलती थी। जी अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच कानपुर से एक हादसे की खबर मिल रही है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में शीतला बाजार स्थित सेंचुरी प्लाई बोर्ड के गोदाम में भीषण आग लग गई है। हालांकि दमकल विभाग को तुरंत लोगों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, भयंकर आग इस गोदाम में लगी। इस सेंचुरी प्लाई बोर्ड का एक गोदाम है जिसमें अचानक आग लग गई और आप देख सकते हैं कि पूरा गोदाम धू कर जलने लगा। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी तुरंत सूचना दी, जिसके बाद 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर अब लगभग काबू पा लिया गया है। और एक खबर रायबरेली से मिल रही है, जहां प्रधान के घर दबंगों ने हमला बोल दिया। घर के बाहर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन में आग लगा दी।
आग में धू कर ये गाड़ियां जलती हुई नजर आई। हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही ये हमला हुआ है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के बगल की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 वाहनों में आग लगा दी गई। प्रधान के घर ये दबंगों का हमला दिखाई दिया, जहां घर के बाहर ही ये 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े हुए थे और इसके बाद आग लगा दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घर के बाहर खड़े ये वाहन धू कर जलने लगे। हमले के बाद गांव के लोगों में भी अब दहशत का माहौल है और यहां चिंता इस बात को लेकर है कि पुलिस चौकी से चंद कदमों पर ही इस हमले को अंजाम दिया गया। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठकें लेने वाले हैं। आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठकें होंगी। दोपहर 12 बजे से योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। लाखों राज्य कर्मचारियों की निगाह आज इसी बैठक पर है। 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे मंत्री परिषद की ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों के दौरों को लेकर यहां चर्चा होगी। बैठक में ये संभावित है। तो ये बड़ी खबर, जहां आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो आज टीम 18 की टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है। आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा होगी। लाखों राज्य कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्री परिषद के साथ भी एक बैठक होने जा रही है, जहां सूबे के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। मंडलों के दौरे से लौटी हुई ये टीम, जिसके साथ बैठक होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, यहां मंडलों की टेस्ट रिपोर्ट सीएम योगी के सामने आज मंत्री पेश करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बैठकों का जो सब कुछ जानकारी है ये हम आपने आपको दी है। दोनों बैठकों से जुड़ी हुई ये जानकारी, जहां आप देखिए लखनऊ में आज सीएम योगी ये ताबड़तोड़ बैठक लेने वाले हैं। आज कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी योगी कैबिनेट की बैठक। मंगलवार को अमूमन ये बैठक बुलाई जाती है। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। और चलिए आप बढ़ेंगे आगे। हमीरपुर में कल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और एक कार्यक्रम के दौरान अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए संजय निषाद ने सपा बसपा को भी आड़े हाथों लिया। हताश लोग हैं, हारे लोग हैं। हारे कम है, हताश ज़्यादा है, क्योंकि 30 साल से इन लोगों के पास जनता इनके साथ थी और 30 साल में इन लोगों ने प्यार और स्नेह नहीं दे पाया और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। कितना भेदभाव हाथी ने किया था कि हाथी बटन दबाओ, उनके चंगू मंगू को हाकिम बनाओ और बाकी को हरवा बनाओ, गांव का दलित ऐसे रह गया। कितना भेदभाव था साइकिल में, साइकिल बटन दबाओ, उनके वहाँ हाकिम बनाओ। वहीं आज यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के सभापति पद का चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव इसके अध्यक्ष हैं और आज खत्म हो रहा है आदित्य का कार्यकाल। तीसरी बार सभापति नहीं बन पाएंगे आदित्य यादव। ये एक बड़ा झटका हो सकता है शिवपाल यादव के लिए, जहां आज यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के सभापति पद का चुनाव है, लेकिन उनके बेटे आदित्य यादव इस वक्त जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और तीसरी बार वे सभापति नहीं बन पाएंगे। लगातार 2 बार वे सभापति रहे हैं, लेकिन अब उनका ये कार्यकाल खत्म हो रहा है और आगे का जो कुछ पूरा कैलकुलेशन है उसके अनुसार आदित्य यादव इसके सभापति अब आगे नहीं बन पाएंगे। तीसरी बार वे नहीं बन पाएंगे सभापति। आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्योंकि इसमें अब भाजपा की जो साझेदारी है, उनके जो सदस्यों की संख्या है वो ज्यादा है। जो बची हुई 3 सीटें हैं उसमें जो तीनों सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ऐसे में वर्तमान में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के अध्यक्ष आगे नहीं बनने की ये पूरी स्थिति। और चलिए अब पूरी जानकारी से जुड़ी हुई विस्तार से आपको देते हैं, जहां पीसीएफ में खत्म होगा शिवपाल यादव का दबदबा, क्योंकि वर्तमान में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव इसके अध्यक्ष हैं। 14 जून को खत्म हो रहा है आदित्य का कार्यकाल और तीसरी बार सभापति वे नहीं बन पाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव से तल्खियों के बाद ये एक और झटका है जो शिवपाल यादव को लग सकता है। सहकारिता की आखिरी ताकत हो सकते हैं शिवपाल यादव।
14 सदस्यीय कमेटी में से भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध जीते हैं। जो बची हुई 3 सीटें हैं वो महिला कोटे में हैं। परिवार की महिला ही बन सकती है कमेटी की सदस्य। 5 साल का ये फेडरेशन के सभापति का कार्यकाल होता है, जहां सभापति के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।